नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और देश में इस वक्त हम देख रहे हैं कोरोना महामारी का संकट और उससे जूझता हमारा सिस्टम, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी और तमाम वो टीमें जो अस्पताल से लेकर सड़कों पर है, रिसर्च सेंटर से लेकर सप्लाई चेन को मेंटेन करने और ऐसे न जाने कितने अलग अलग सेंटर्स पर हमारी आपकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए काम कर रही हैं। और ऐसे में कई जगहों से भी खबरें आती हैं कि कोरोना महामारी से जुड़े लोगों के खिलाफ कुछ लोग दुर्व्यवहार करते हैं या समाज का कोई हिस्सा या कोई एक शख्स या कोई एक इलाका उनसे दुर्व्यवहार कर रहा है, उनको अपने इलाके में रहने को परेशान करता है या उनके साथ बैठने, उनसे घुलने मिलने में दिक्कत करता है, तो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज अपने कार्यक्रम में हम समझेंगे कि असल में किस तरीके से हम और आप कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में शामिल लोगों को ये अपने साथ खड़ा करके उन्हें मजबूत कर सकते हैं, साहस दे सकते हैं। और डरने की जरूरत क्यों नहीं है, कहां पर डरना है, कितना डरना है, किससे डरना है और बेवजह का जो डर है इससे कैसे हमें बाहर आना है। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान आज चर्चा में शामिल हो रहे हैं। मेरे साथ कविता नारायण हैं, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ स्वागत है कविता, आपका जुड़ने के लिए। उर्वशी प्रसाद हमारे साथ हैं, पब्लिक पॉलिसी स्पेशलिस्ट हैं नीति आयोग से। उर्वशी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। मैथ्यू चेरी हमारे साथ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं हेल्पेज इंडिया से। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। शुरुआत में कविता आपसे करना चाहूंगा क्योंकि आप स्वास्थ्य विभाग के साथ कंसल्टेंट हैं, जुड़ी हुई हैं। जिस तरीके से हम इस महामारी से लड़ रहे हैं और ऐसे में जब ये खबरें मिलती हैं कि कुछ लोग एक बेवजह का डर क्रिएट कर रहे हैं, एक बेवजह के डर को फैलाने की कोशिश करते हैं कि अगर डॉक्टर उन पेशेंट के साथ इलाज कर रहे हैं, उनसे दूर रहना है, उनकी फैमिली को मैं कहूँ कि साइडलाइन कर देना, उनसे कोई मिलना नहीं है, या कुछ ऐसे कर्मी जो सीधे मदद के लिए सेंटर्स तक पहुँचते हैं, उनके खिलाफ एक अलग तरीके का व्यवहार, क्या है ये और हमें कैसे बचना है? थैंक यू कविंद्र जी। मैं विथ योर परमिशन मैं थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी दोनों को मिलकर बोलूंगी। ये इसीलिए क्योंकि ये जो बीमारी है, पहले तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो कि ये ज्यादातर एक अर्बन बीमारी, यानी कि हमारे जो रूरल एरिया से ज्यादातर आप यू विल सी कि इसके जो स्टेटिस्टिक्स हैं ये ज्यादातर इस जगह पे है जहाँ पे हमारी जो आबादी जो है बहुत ज्यादा है, विच मीन्स इट इज इन द बिगर सिटीज। तो हम इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि जो मिथ्स जो हैं, जैसे कि जो अफवाह जो फैल रहे हैं, ये इसलिए फैल रहा है क्योंकि लोगों को इसके बारे में जानकारी है नहीं, बस डर है। और डर ये एक ऐसा चीज है जो हम जानते हैं कि डर की वजह से हम पीपल रिएक्ट वेरी डिफरेंटली। तो उससे पहला चीज ये होता है कि दूरी आ जाती है। और दूरी इसलिए आती है क्योंकि लोगों के मन में जब उसके बारे में फैक्ट जब क्लियर नहीं हो तो जो सुनाई देते हैं सोशल मीडिया के द्वारा, जो न्यूज के द्वारा, मीडिया के द्वारा भी काफी सारे हद तक लोगों को सही और गलत जो इंफॉर्मेशन है उससे, क्योंकि वो ये नहीं कर पाते, उसको डिस्क्रीटली उसको वो क्या बोलते हैं, उसको परख नहीं पाते, इस वजह से मन में डर है। और इसी वजह से मेरे अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द की रीजन बिकॉज ऑफ विच देयर इज दिस, कि हम लोगों के मत में जो भेदभाव हम देख रहे हैं वो इसी का कारण है। तो सबसे जरूरी ये है हमको कि भाई हम फैक्ट जान लें कि क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये जानना जरूरी है फ्रॉम पब्लिक हेल्थ स्टैंड पॉइंट कि आज के तारीख में आप देखेंगे कि हमारा जो ग्रोथ रेट है, जिस रफ्तार से ये कोरोना जो बढ़ रही है वो 6% के करीब है। पूरी दुनिया में अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो शायद हमारे यहाँ वन ऑफ द लोएस्ट रेट्स है ग्रोथ रेट जो। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम देखते हैं कि डबलिंग रेट, किस हद तक ये जो बीमारी है किस हद तक ये दुगना हो जा रहा है। वो अभी हमारे 2 दिन पहले तक का भी हमारा नंबर जो है अभी 9 दिन से ज्यादातर आ गया है। पहले 2 दिन, 4 दिन, 4-5 दिन तक था, अभी 9 दिन तक आ गया है। यानी कि ये हमारे काबू में आया है। पहले तो ये काबू में आ रहा है, तो आराम से बहुत सारे जो हमारे जो एफर्ट्स हैं उसमें हम अभी ये देख रहे हैं, वी आर सीइंग द एफर्ट्स एंड आई नो इट इज कमिंग इन अ कंट्रोल। तो जब ये है स्थिति तो फिर इस डर की क्या बात है। और इम्पोर्टेंटली ये है कि जब हम व्हेन वी डोंट नो द फैक्ट्स, हमको लोगों को पहले तो परख ले, पहले तो ये जान ले कि क्या है, ये इतना डेडली है नहीं जितना कि जो भय फैला है। और पहला हमको ये इम्पोर्टेंटली ये भी जानना है कि वही लोग, ये जो डॉक्टर्स हैं, जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, इन्हीं के कारण ये जो सिस्टम अभी चल रहा है। और अगर हम एक नॉर्मलसी में लेके आ सकते हैं तो इन्हीं की वजह से लेके आ सकते हैं। तो इनके प्रति जो भेदभाव है वो पहले तो उसको हमको जरूर कम करना है।
और ये समझना है उनका कि कितना बड़ा उनका जो ये है जो योगदान है इस फाइट में, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उर्वशी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि चाहे वो संक्रमण हो, संक्रमण जरूर खतरनाक है अगर हम दुनिया के अलग अलग देशों में देखते हैं और अपने देश में भी देखते हैं, लेकिन जैसे कि कहा कविता ने, ये भी अहम है कि जो रेशियो है उसको लगातार काबू पाया जा रहा है। हम अपने देश में देखें, चाहे वो लोगों की से होने वाली मौतें हो या नंबर्स का बढ़ना हो या हॉटस्पॉट था उनको कंट्रोल करने की बात हो या फिर रिकवरी रेट हो, लेकिन इसके बावजूद एक जो फियर है, एक जो डर है, इसको कैसे बाहर करना चाहिए, इसे क्यों हम ये नहीं मान पा रहे या कुछ लोग नहीं मान पा रहे हैं कि ये इस तरीके का डर बिठाया जा रहा है कि आप अगर इसे एक बार संक्रमण में आते हैं आप ठीक नहीं हो सकते, जबकि ये सब गलत है, ये सच नहीं है। जी बिल्कुल। और आप जो हम बात कर रहे हैं स्टिग्मा की या सोशल स्टिग्मा जो होता है वो कोविड के साथ तो है, पर हम और बहुत सी बीमारियों के साथ देखते हैं। मैंने ट्यूबरक्यूलोसिस में कुछ साल काम किया है और वहां पे भी आप बहुत ज्यादा स्टिग्मा की परेशानी देखते हैं, जबकि उसमें भी अगर पेशेंट सही समय पे आए, उसको सही इलाज मिले तो उसका सर्वाइवल रेट बहुत हाई होता है। लेकिन कई लोग ऐसी बीमारियों को एक मृत्यु दंड के प्रति देखने लगते हैं कि बस हमें अगर हो गया तो हमारा बचना नामुमकिन होगा। तो इसके लिए ये लोगों तक पहुंचाना, जैसे कविता जी भी कह रही थी, जो वेरीफाइड सोर्सेज हैं, जो हमारी मिनिस्ट्रीज हैं, जो अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो वेरीफाइड डेटा सोर्सेज पुट आउट करते हैं, वो हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम उनको ज्यादा तवज्जो दें। सोशल मीडिया जरूरी है, सोशल मीडिया में कोई खराबी नहीं है, उससे इंफॉर्मेशन भी बहुत मिलता है, लेकिन आज के समय में जब हर कोई इस महामारी की चर्चा कर रहा है, कई बार आपको बहुत डरावनी हेडलाइंस दिख जाती हैं सोशल मीडिया पे, जिससे आपको लग सकता है कि मतलब बाप रे, ये बहुत ही एक बड़ी मुश्किल सी चीज है। और कई बार लोग फिर छुपाने लगते हैं अपनी बीमारी को, तो वो तो बल्कि और मुश्किल चीज हो सकती है। क्योंकि अगर आप बुजुर्ग हैं या आपको अगर और कोई कंडीशंस हैं, आप मान लीजिए डायबिटिक हैं, आपको कोई हार्ट कंडीशन है, तो आप जितना जल्दी से जल्दी हेल्थ सिस्टम तक पहुंचेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। छुपाना और दबाना बीमारी को तो हमारे लिए और खतरनाक है, क्योंकि फिर हम इसको कंटेन करना मुश्किल हो जाता है और आपका इलाज भी मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है कि हम पे तो एक दायित्व है ही कि हम सही सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लें। दूसरा है कि कम्युनिटी लेवल पे इस पे बहुत सा काम हो सकता है, और इसीलिए हमने नीति आयोग की तरफ से भी हम बहुत सारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मेवात है, हरियाणा में एक आकांक्षी जिला है, वहां पे उनका बड़ा इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है कम्युनिटी रेडियो का। अगर हम ऐसे चैनल्स को यूज करके लोगों तक पहुंचाएं कि भाई बीमारी है, आपको सावधानी बरतनी है, लेकिन ये कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, ये कोई चीज नहीं है कि किसी की गलती है। जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। तो ये बातें अगर कम्युनिटी से आएंगी, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो धार्मिक गुरु हैं, जिनको लोग मानते हैं, तो इन बातों का और वजन बढ़ जाएगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अलग अलग चैनल्स के थ्रू लोगों तक पहुंच पाए, कि लोग ये बात समझें कि बीमारी को हमें देनी है इंपॉर्टेंस, लेकिन उसके बारे में एक ये खौफ और भय पैदा नहीं करना है। मैथ्यू सर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब इस तरीके की महामारी और जिसकी अब तक कोई दवा नहीं है दुनिया के किसी भी देश के पास में, ऐसे में सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस ही एक रास्ता है, और प्रिकॉशंस के जरिए और समय पर अगर वो शख्स, अगर परिवार या फिर जिसे पता चल जाए, पड़ोसी मैं कहूं, वो उसकी जानकारी स्वास्थ्य कर्मियों तक पहुंचाते हैं, कैसे इस रास्ते को ज्यादा मजबूती के साथ और आसान किया जा सकता है? नहीं, ये समस्या काफ़ी गंभीर है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद हमारा काम तो काफ़ी गांवों में भी चलता था, मेडिकल का काम चलता था, लेकिन लॉकडाउन में सब बंद हो गया। दूसरा है, हमारा देश में करीबन 2 करोड़ बुजुर्ग लोग हैं जो अकेला रहते हैं, और ये लॉकडाउन के कारण ये लोग और अकेलापन महसूस कर रहे हैं। कोई उनके पास आते भी नहीं है, कोई उनके पास उनका जो भी दवा है या जो भी सामान खरीदना है उनके लिए कुछ लोग नहीं है। और इसके लिए हम लोगों के पास एक हेल्पलाइन था जो 1-800-180-1253, उसके साथ एक covidsos.org भी किया, जिसमें वॉलंटियर्स जाके बुजुर्गों को कुछ सामान खरीद के देते हैं और दवा चाहिए तो दवा देते हैं।
और बुजुर्गों का हेल्थ का समस्या आप लोग जानते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और है मेडिसिन नहीं लेंगे तो फिर और प्रॉब्लम्स खड़ा हो सकता है, क्योंकि कोविड से नहीं मरेंगे लेकिन दूसरे कोई डिजीज से मरने का आशंका है। यही समस्या है। फिर ऑफकोर्स नीति आयोग की सहयोग के साथ हम लोगों ने काफ़ी जगह देश भर मेडिसिन पहुंचाया लोगों को, और लॉजिस्टिक्स का हेल्प भी इन लोगों ने किया है क्योंकि ये सब पहुंच पाया। और इसके कारण दूसरा है ये सामाजिक दूरी जो है, ये गलत शब्द है। अभी WHO भी कहते हैं इसको फिजिकल डिस्टेंसिंग कहना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग लोग चाहते हैं कि कुछ लोग आके उनसे बात करें। ये 1 महीने के लिए उनका घर बिल्कुल जेल बन गया, क्योंकि कोई आते नहीं, कोई जाते नहीं, इसलिए तो बहुत ही संकट। दूसरा है केयर गिवर की बात। तो अर्बन एरियाज में जो केयर गिवर्स काफ़ी बुजुर्ग के लिए रहते हैं, उनका आना मना था। केवल परसों हम लोगों ने होम मिनिस्ट्री से करके वो सर्कुलर निकाला है कि केयर गिवर अभी आ सकते हैं। ये बिना केयर गिवर से काफ़ी लोग संकट में होंगे। और चौथा मुद्दा है कि एल्डर अब्यूज जो है घर के अंदर, काफ़ी आप सुन भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, एल्डर अब्यूज तो बढ़ गया फैमिलीज में। और दिल्ली में आज पेपर में पढ़ना हुआ कि एक कपल ने उनका पेरेंट्स को भी मर्डर कर दिया। वो ऐसे स्थिति में एक कोविड ने दूसरा सामाजिक हमारा प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया है, जिसमें बुजुर्गों को ऑलरेडी रिस्क है कोविड से, लेकिन ये बाकी समस्या से मेरे ख्याल से और रिस्क है। जिस तरीके से ये कई सारे पहलू जो मैथ्यू सर ने बताए कविता, लेकिन 2 बहुत अहम बातें समझना चाहूँगा, वो किस तरीके से उसको डील करें। पहली चीज़, जैसा कि रूरल इंडिया हो या फिर अर्बन इंडिया हो, दोनों ही जगहों पर हमारे पास जो चेन है वॉलंटियर्स की या NGOs की, इस वक्त कैसे देखती हैं उनके रोल को, और ख़ास तौर पर जैसे कि कहा जो एल्डरली पीपल हैं, जो अकेले रह रहे हैं, कुछ ऐसे फैमिली, कुछ बच्चे, उनके लिहाज से। तो ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा जो रेज किया है कविंद्र जी। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक वेबसाइट लॉन्च किया है हमने कुछ दिन पहले, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था, आपने शायद देखा होगा। उसका नाम है कोविड वॉरियर्स, covidwarriors.gov करके ये जो एक वेबसाइट लॉन्च हुई है, उसमें करीबन 1.25 करोड़ लोगों को वहां पे उसमें जुटाया गया है, जिसमें हेल्थ वर्कर्स तो हैं ही, लेकिन ऑलमोस्ट 50 लाख के करीब वॉलंटियर्स हैं। इसमें हमारे NCC लोग, हमारे जो पुलिस हैं, सिक्योरिटी हैं, NSS के लोग हैं, जो यूथ वर्कर्स हैं, जो DDU GKY के जो लोग हैं, ये लोगों का जो योगदान है इस समय में, जो कि ये इन सारे सामाजिक जो जैसे इश्यूज हैं, जैसे कि सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग को हम कैसे लागू करें, क्योंकि अगर आप सोचिए कि भाई लॉकडाउन जरा से हमको अगर खोलना है, तो इसका जो पालन करना होगा सोसाइटी में, इट इज गोइंग टू टेक अ ह्यूज वर्कफोर्स। तो इसके लिए ये जो वेबसाइट लॉन्च हुआ है, इसमें 2 चीजें हुई हैं। एक तो कि लोगों को जुटाना इस संग्रह में, क्योंकि ये सिर्फ हेल्थ मिनिस्ट्री का या नीति आयोग का या प्रधानमंत्री के ऑफिस का संग्रह नहीं है, ये पूरे भारत देश का संग्रह है, और इसमें सब लोगों को साथ में मिलकर काम करना है ना, हमसे हो सके। जैसे चरण जी बोल रहे थे, जो कम्युनिटीज हैं जिनमें कोई हेल्प नहीं जा पा रहे, जैसे कि वो सीनियर सिटीजन हो, भले वो होम्स हो, बच्चे हैं, ऑर्फनेजेस में बहुत सारे इश्यूज हम सुन रहे हैं। तो इस जगह में जितना आप हो सके, जिनको जैसे खाना नहीं मिल रहा, उनको कुछ भी हम दे दें, और आप वॉलंटियर करने के लिए अपना हाथ जरूर आगे करें, क्योंकि जब आप आगे आकर के इसमें शामिल हो जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि रियली व्हाट इज गोइंग ऑन, एंड देन यू विल स्टार्ट गोइंग अवे फ्रॉम द स्टिग्मा। आप एक्चुअली इसके कम्युनिकेटर हो जाओगे। तो आई थिंक दोज आर माय पॉइंट्स। उर्वशी, जिस तरीके से कविता ने कहा वो बहुत अहम पॉइंट है, लेकिन 2 चीजें जिसको लेकर मैं चाहूंगा कि क्या नीति आयोग या फिर हमारा जो सिस्टम है वो उसकी तरफ आगे देखता है। जैसे कि लॉकडाउन के बीच में एक समस्या है ज़्यादा एंगर की, या फिर मानसिक तौर पर थोड़ा सा मैं कहूँ कि एक उलझन की, और उनमें ज़्यादा जो कि एकल परिवार हैं। ये क्या एक बड़ा चैलेंज दिख रहा है इस कोविड महामारी के निपटने के साथ साथ। और दूसरा, जब अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा खबरें आती हैं, जितने ज़्यादा मैं कहूँ सोर्सेज होते हैं, कई बार उतनी ही ज़्यादा अफवाहें भी जन्म लेती हैं। कैसे इसको स्ट्रीमलाइन या टैकल करने के प्रयास सरकार की ओर से, आप लोगों की ओर से?
जी, तो जैसे कि आपका पहला सवाल, वाकई में ये मुश्किल समय है। ऐसा समय हम लोगों में से शायद किसी ने भी, मतलब हमारे बहुत बुजुर्ग लोग भी हैं, उन्होंने भी ऐसा समय जहाँ की सब कुछ बंद है, आप किसी तक पहुंच नहीं सकते, वैसा समय शायद ही किसी ने देखा है। तो वाकई में ये बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये इसको डील करने का तरीका भी एक कम्युनिटी की तरह ही फंक्शन करने का है। इसमें सरकार का भी रोल है, इसमें आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन आगे आ रहे हैं, जिन्होंने, किसी ने मोबाइल ऐप बनाया है कि आप तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचे। एनजीओ तो खैर बहुत काम कर ही रहे हैं। महिलाओं का हमने कई इशू सुने हैं कि मतलब जैसे सीनियर सिटीजन का सुन रहे हैं, जो डिसेबिलिटी वाले लोग हैं उनकी यूनिक परेशानियां हैं, महिलाओं की काफी परेशानियां इस समय में सामने आ रही हैं। तो इस सब का, चूंकि सरकार तो बहुत से डायरेक्शंस में इस समय खिंची हुई है और बहुत कुछ करना है, तो जब तक पूरा एक सोसाइटल साथ में रिस्पॉन्स नहीं आएगा, और मुझे लगता है कि इससे एक कल्चर चेंज शायद आए हमारे जीने में, कि हम सिर्फ अपने बारे में सोच के अब नहीं रह सकते हैं। हम तभी स्वस्थ रहेंगे, तभी ठीक रहेंगे अगर हम आसपास के लोगों का भी सोचें। ये जो एक बदलाव है, जो मुझे ऐसी उम्मीद है कि सिर्फ अभी के लिए नहीं, ये इसके बाद भी अगर कंटिन्यू हो सोसाइटी में, तो यही एक तरीका है इस तरह की प्रॉब्लम्स के साथ डील करने का, क्योंकि इसमें हर इंडिविजुअल का कुछ ना कुछ रोल है। और हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग आगे भी आ रहे हैं, लेकिन जितने और लोग आगे आएंगे, आपके रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, अगर ये लोग काफी, हम कई जगहों पे देख रहे हैं कि काफी प्रोएक्टिव हैं, कुछ जगहों पे हम और ये रोल प्ले कर सकते हैं इस तरह के ग्रुप्स के जो इश्यूज हैं एड्रेस करने का। उनको पता है कि सीनियर सिटीजन्स को परेशानी है या और लोगों को परेशानी हो रही है, तो अगर हम एज अ कम्युनिटी साथ में आएंगे तो ये समय निकल जाएगा, ये समय हम इसको टाल पाएंगे। इंडिविजुअली कोई भी एक कर नहीं पाएगा, चाहे कितना भी उसका स्केल हो। तो ये एक मुझे लगता है बहुत बड़ा इसमें इशू है, जो कि साथ ही मिलके ये निकल पाएगा। और कविता, जिस तरीके से हम देख रहे थे कि बहुत ज्यादा कोशिशें हो रही हैं अलग अलग राज्यों की ओर से, केंद्र की ओर से भी, मिनिस्ट्रीज की ओर से भी अवेयर करने को लेकर, लेकिन फिर भी कहा ही जा रहा कि कुछ एक ऐसा हिस्सा इस देश में है जो कि टीवी या मोबाइल से दूर है अलग अलग कारणों से। उनको लेकर आपको लगता है कि रीच आउट करने के लिए क्या बेस्ट इस वक्त एफर्ट हैं जो कि हो सकते हैं या हमें कर रहे हैं, या इनको ज्यादा और स्ट्रीमलाइन या मजबूती देने की जरूरत है? बिल्कुल जी, जैसे हम कहते हैं, लाइक आई वाज टेलिंग यू, हम तो सिर्फ अर्बन, जैसे हम अभी जूम कॉल कर रहे हैं, क्योंकि हम दिल्ली में बैठे हैं तो जूम कॉल या स्काइप कॉल कर सकते हैं, लेकिन जो अंदर गांव में होगा, जिसके पास शायद इलेक्ट्रिसिटी भी ना हो पूरी तरह 24 आवर्स, तो वहां पे जो है ये बहुत ही अलग चैलेंजेस हैं। हालांकि वहां पे केसेस भी लकीली आई थिंक कम है, होपफुली, बट इसीलिए मैं जैसे पहले कह रही थी, जैसे पोस्ट ऑफिस, हमारे जो पोस्ट के कर्मचारी हैं, इनका जो रीच है या जो आशाज हैं हमारे, जो हमारे पास शायद 10 लाख के करीब हमारे आशाज हैं जो गांव में हैं, और ये बहुत ही बड़ा इनका योगदान है मैसेजिंग करने में, यानी कि एक प्रॉपर जो सही तरीका का जो मैसेज है उसको ले जाने में, घर घर ले जाने में। उसी तरह हमारे आंगनवाड़ी के कुछ 25 लाख के करीब हमारे आंगनवाड़ी की हमारी जो बहनें हैं, ये बहुत ज्यादा सहयोग करती हैं। तो ये सारे सिस्टमिक जो लोग हैं, और हमारे हर पंच, जो गांव के पंच हैं, गांव के जो हेड्स हैं, दीज आर द पीपल ब्रिंगिंग ऑन बोर्ड, बिकॉज इनका जो पावर है ऑफ कम्युनिकेशन, आप और मेरे या जिनसे ज्यादा ये इनका सुनेंगे, जो इनके लोकल लीडर्स हैं या लोकल इनके जो क्या बोलते हैं, जैसे जो चैंपियंस हैं, तो इनको ट्रेन करने के द्वारा ही हम ये बहुत सारा इस पे काम हो रहा है मंत्रालय के द्वारा। और जैसे मैं कह रही थी, ये दूसरे जो वेबसाइट हैं, सारे ही मंत्रालय वैसे आजकल तो सभी साथ में जुड़े पड़े हैं, 10-12 जो मेजर मिनिस्टर, सभी साथ में, हमारा बहुत ही ज्यादा सबका कॉन्ट्रीब्यूशन है। और मैसेजिंग और कम्युनिकेशन, इनफैक्ट 2 दिन पहले ही हमारे मंत्रालय में हमने अभी एक IEC-BCC पर्टिकुलरली विद सोशल स्टिग्मा, यानी कि सोशल स्टिग्मा के लिए, इसको दूर कराने के लिए बहुत ही मैसिव कैंपेन अभी लॉन्च हुआ है, जिसमें ट्रेनिंग एक सहयोग है, उसका ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा एक योगदान होगा। जो टीचिंग होगा, जैसे मैं बोल रही थी कि लोगों को स्क्रिप्ट करके कैसे बोलना है, क्या बोलना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसी तरह डॉक्टर्स और नर्सेज और जो लोग पेशेंट्स को देखेंगे, उनके लिए भी ये स्क्रिप्ट करना होगा कि कैसे डील करें, क्योंकि जब लोग आ रहे हैं तो पूरी फैमिली जैसे घर के अगर आ रही है, या जैसे आप कह रही थी कि जैसे लोग छिपाते हैं इसको, क्योंकि बताते भी नहीं, तो उनको डर है कि भाई कहीं मैंने बता दिया तो मुझे तो उठा के क्वारंटाइन सेंटर ले जाएंगे, तो फिर हम बताएं। सारे जो इंफॉर्मेशन है, इसको सिस्टमैटिकली ले जाने के लिए हम हमारी पूरी सिस्टम को यूज कर रहे हैं। हालांकि हमारे वॉलंटियर्स में इसमें भी बहुत ज्यादा लगे पड़े हैं, पर्टिकुलरली जैसे मैं कह रही थी, NSS, NCC,
और ये बहुत सारे लोग और जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, इन सबको हम वही ट्रेनिंग कर रहे हैं, वही जो कम्युनिकेशन हम पढ़ा रहे हैं, ताकि सब लोग एक ही भाषा में, एक ही भाषा में नहीं, भाषा अलग होगा लेकिन मैसेज जो है वो एक ही जो मैसेज है उसको ले जाएंगे। तो इस पे इनफैक्ट मैं तो बोलूंगी कि अब जो मैक्सिमम जो इम्पैक्ट है, मैक्सिमम काम है इस पे हो रहा है, क्योंकि कोविड के लिए जो हॉस्पिटल तैयार करनी है, डॉक्टरों को तैयार करना, वो सब तो हमारा हो ही गया है, वो उसमें इतना प्रॉब्लम है नहीं, जितना कि अभी ये है कि मानसिक संतुलन बना रखना और लोगों को इस डर से थोड़ा सा अभी मुक्ति दिलाना, ताकि वो थोड़ा सा हम नॉर्मल हो सके। मैथ्यू सर, क्योंकि आप लोग ग्राउंड लेवल पर काफी ज्यादा आपकी टीमें काम करती हैं देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में, अवेयरनेस को लेकर और जो सोशल स्टिग्मा मैं कहूँ एक तरीके से दिख रहा है, जैसे कि जिसका जिक्र कविता ने किया कि एक तरीके का मैं कहूँ कि बेवजह का डर कुछ लोगों के अंदर कि अगर मुझे हो गया और पता चल गया तो उसमें लोग क्या कहेंगे या पड़ोसी क्या कहेंगे, इस तरह की जो दिक्कतें हैं क्या वाकई जमीन पर कुछ नजर आ रही हैं? और अगर कोई ऐसी दिक्कतें हैं जिसको आपको लगता है कि स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, वो क्या कुछ है? नहीं, हमारा जो ग्रामीण स्तर पे जो लोग काम कर रहे हैं वो बहुत सारे जगह पे एल्डर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाया है जो काश्तकारों के साथ, फिर बुनकरों के साथ और हैंडीक्राफ्ट आर्टिसंस के साथ भी काम कर रहे हैं। उधर वो लोगों को एक बड़ा समस्या हो गया कि सब काम बंद हो गया, एकदम बंद हो गया, और उसके अलावा उनको खाने का भी समस्या है क्योंकि फूड नहीं मिलता है, क्योंकि ये लोग वैसे बीपीएल में क्वालिफाई नहीं करते हैं, उसलिए तो राशन नहीं मिल रहा। उसलिए हमारा लोग जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू उनको सर्वाइवल के लिए अनाज भी दे रहे हैं और बाकी जो भी सामग्री जो हमारी बस में है दे रहे हैं, और अवेयरनेस भी बढ़ा रहे हैं। कई राज्य सरकारों ने साफ कर दिया है कि अगर आपका राशन कार्ड ना भी हो तब भी वो आपको 2 वक्त की रोटी मैं कहूँ जो भोजन है उसका इंतजाम किया जा रहा है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द शायद सभी देश की सरकारें जो है वो इस तरफ कदम बढ़ाने जा रही हैं। काफी जगह पे जैसे हमने देखा बिहार में, उड़ीसा में, ये छत्तीसगढ़ में नहीं पहुंच रहा काफी जगह पे। और इसके अलावा भी जो कविता ने भी बताया कि ये पोस्टमैन है हमारा सबसे बड़ा कोरोना वॉरियर, जो मैसेज भेजने में और मेडिसिन पहुंचाने में ये पोस्टल सिस्टम अभी भी काम कर रहा, और ये लोग उनको काफी पहुंच है ग्रामीण स्तर पे, और ये लोग काफी काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे। इसके अलावा हम लोग भी अवेयरनेस के लिए ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, ये लोग भी उनका जो ग्रुप मीटिंग है सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी फिजिकल डिस्टेंसिंग करके काम कर रहे हैं, वो लोग भी अवेयरनेस रेस कर रहे हैं। हमने कुछ हिंदी में अलग अलग भाषा में मॉड्यूल्स भेजे हैं जिसमें ये लोग यूज करते हैं। तीसरा मुद्दा है कि लोगों के पास स्मार्टफोन्स नहीं है, सबसे ज्यादा फीचर फोन्स है, उसलिए अगर टेलीफोन पे कुछ मैसेज दे सकते हैं वो सबसे जरूरी होता है कि ये एप्स और डिजिटल मीडिया काम नहीं करता है काफी जगह पे, और उसलिए ये समस्या ग्रामीण स्तर पे है। उसलिए सरकार की तरफ से मेरा है कि कम्युनिकेशन में लोग थोड़ा ग्राउंड लेवल पे, आशा वर्कर्स तो काम कर रहे हैं, वो लोग कोविड में काम कर रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस के लिए हमारे पास कोई सही वर्कर नहीं है, उसलिए ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का नेटवर्क को इस्तेमाल करेंगे। हमारा देश में करीबन 6 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, उनको यूज करेंगे तो वो लोग कम्युनिकेट करते हैं। उसमें कुछ लोग बहुत ही स्मार्ट है क्योंकि वो लोग क्रेडिट और काम करते हैं, वो लोग यूज कर सकते हैं। वो हेल्थ वर्कर्स तो नहीं है लेकिन वो इस इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं उन लोगों को। कविता, लेकिन एक आखिर और मैं चाहूंगा कि जैसे कि मैथ्यू सर ने कहा, लेकिन हम अब तक जो खबरें देख रहे हैं, जो हमारे पास जानकारियां आती हैं मीडिया के अलग अलग सोर्सेस के जरिए, वो इलाके जहां पर सबसे ज्यादा मैं कहूं कि रीच है अवेयरनेस को लेकर, कस्बे, वहीं से इस तरह की खबरें आती हैं कि डॉक्टरों के खिलाफ अभद्र व्यवहार या टीम जो कि उनका इलाज करने जा रही है या उनको टेस्ट करने जा रही है, उन लोगों को मैसेजिंग तरीका क्या बदलना पड़ेगा? क्या मैं कहूं कि राजनीतिक जो उस इलाके के लोग हैं उनको आगे आना चाहिए, धार्मिक जो उस इलाके के लोग हैं उनको आगे आना चाहिए, वो ज्यादा बेटर एक रास्ता हो सकता है उन्हें समझाने के, उन्हें रास्ते पर लाने के लिए? जी,
अगेन आपने शायद ये देखा होगा कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स जो एक इनफैक्ट आई थिंक कानूनी तौर पे जो एक चीज हुई है 2-4 दिन पहले ही हमारी एक ऑर्डिनेंस जो हुई है, इसमें ये जारी होता है कि अगर आप कोई भी स्वास्थ्य कर्मचारी के खिलाफ, कोई डॉक्टर या कोई नर्स या किसी के खिलाफ अगर अब वायलेंस अगर हो रहा है तो अभी आपके 7 साल तक आपको जेल का कैद हो सकता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि वैसे भी हमारे देश में, जैसे कि आप जानते होंगे, इट इज नॉट न्यू, कोविड तो अभी आया है, लेकिन पहले भी किसी की, जैसे सोचिए कोई नेग्लिजेंस हो जाता है, मेडिकल नेग्लिजेंस हो जाता है, तो ये डॉक्टरों को पकड़कर पीटना या मारना ये काफी कॉमन प्लेस हो गया था इन अ वे, और अभी क्या हो रहा है, अभी कोविड के मामले में क्योंकि जैसे ये नया है, लोगों को जानकारी भी नहीं है और सबको ये पता है कि भाई ये डॉक्टर्स जो हैं और ये नर्सेज जो हैं जो सबकी देखभाल कर रहे हैं, उन्हीं से भाई फैल रहा है। इसीलिए आप ये भी, हमारे सबसे बड़े अस्पताल जैसे कि एक एम्स हो गया या सबसे हमारी जो बड़े संस्थानें हैं जो इंडिया में, उनके जब डॉक्टर्स 18, 20, 24 घंटे काम करके जब वापस आ रहे हैं तो उन लोगों को अंदर उन्हीं के कॉलोनी में अंदर रहने से रोका दिया गया और लोगों को बोला गया कि भाई आप वापस चले जाइए क्योंकि आप तो यानी कि हमारे लिए हानिकारक है। ये हानिकारक नहीं है, ये ऐसा है कि यही लोगों के वजह से जितनी भी जानें बच रही हैं, ये सिर्फ इन्हीं के लोगों के वजह से बचेंगी। बिल्कुल, बहुत ही शर्मनाक, मैं तो बोलूंगी कि इट इज एक्सट्रीमली सैड और बहुत ही ये दुख भरी बात है कि उन्हीं लोग जो हमारी जान बचाएंगे, उन्हीं के खिलाफ इतना जो ये हो रहा है, जो ये जैसे ये आक्रमण हो रहा है इनफैक्ट लोगों के प्रति, ये सिर्फ डर और भय की वजह से हो रहा है। तो इसीलिए ये जो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कदम निकालना पड़ा सरकार को कि भाई यू विल बी पनिश्ड लीगली बाय लॉ। आपको अगर जेल होगा, कैद होगा, आपके पनिशमेंट होंगे, आपके 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए फाइन होगा, तभी आपको ये पता चलेगा कि भाई ये, क्योंकि आपको जैसे ये और जितने भी जो मैसेजेस हैं उससे वो नहीं मान रहे, तो ये एक कदम हमको करना ही पड़ा। इसके अलावा जैसे मैं बोल रही हूँ, डॉक्टर्स के लिए, डॉक्टर्स को खुद इनका मैं बता रही हूँ कि डॉक्टर्स हमारे नर्सेज के इतने फ्रेजाइल मेंटल स्टेट में वो हैं क्योंकि अपने घर में अपने बच्चों को, अपनी जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनसे दूर ये रह करके हमारे सेंटर्स में काम कर रहे हैं। उनको कोई जरूरत नहीं है वैसे काम करने की, लेकिन इन्होंने किया है सिर्फ अपना ये जो उनका धर्म समझ के ही किया है। तो हमारा प्रति ये इट इज एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट ऑन बिहाफ ऑफ द कम्युनिटी। सरकार तो हमने किया हुआ है, जैसे कि इंश्योरेंस स्कीम निकला हुआ है कि अगर बाय एनी चांस कोई भी इस कोविड के प्रति अगर किसी का अगर सेवा करते, किसी की गॉड फॉरबिड लेकिन मौत हो गई, तो उनके लिए एक इंश्योरेंस स्कीम है, एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी भारत सरकार ने जारी किया है जिसमें 50 लाख तक उनकी फैमिली जाएगा। ये सारे तो कदम हम उठाएंगे, अवेयरनेस तो हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जानना कि भाई जो लोग आपकी सेवा कर रहे हैं, आपको अगर बचा सकते हैं इससे, तो यही लोग बचा सकते हैं। इनके प्रति ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये एज अ ग्रुप, एज अ कम्युनिटी हम आकर के उनके लिए ताली बजाएं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, ताली बजाएं, उनको उत्सुक करें, उनके लिए हम उनको प्रोत्साहित करें, क्योंकि उनको जैसे प्रोत्साहित करें, मोटिवेट करें, घर पे बैठ, लेकिन वो कर रहे हैं काम क्योंकि उनका ये धर्म है और इसीलिए हमारा ये एब्सोल्यूट दिस इज आवर ड्यूटी टू स्टैंड बाय देम और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उर्वशी और कविता और चेरियन सर, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में जुड़ने के लिए और समझाने के लिए कि इस देश में इस वक्त कोरोना महामारी के बीच में जो संदेश है वो साफ है, भ्रमित ना होइए और जो जानकारियां हैं ऑथेंटिक देखिए और जो अफवाहें हैं उनसे दूर रहिए और जो भी कोरोना पेशेंट हैं या कोरोना के बाद ठीक हो चुके हैं उनसे दूरी मत बनाइए, वो आप ही की तरह सामान्य शख्स, इंसान हैं। सिर्फ आपको सचेत रहना है, अलर्ट करना है और अगर सिम्टम्स दिखें तो आपको अपनी स्वास्थ्य सेंटर्स को बताना है और इलाज का फायदा लेते हुए जिंदगी में वापस मुस्कान को लेना है। नमस्कार।